गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अपन 11th क्लास में अपनी बुक पढ़ रहे हैं आरोह, और आरोह बुक का अपना 5th चैप्टर है ये गद्य भाग का। जो 5th चैप्टर है आपका शेखर जोशी का गलता लोहा। तो पहले अपन कवि का परिचय पढ़ लेते हैं। शेखर जोशी, इनका जन्म 1932 में अल्मोड़ा के उत्तरांचल का जो अल्मोड़ा स्थान है वहाँ पर हुआ। इनकी रचनाएं हैं कोसी का गटवार, साथ के लोग, दाजू, हलवाहा, नौरंगी बीमार है, ये इनकी एक कहानी है। एक पेड़ की याद, ये इनका एक शब्द चित्र संग्रह है। पिछली सदी का 6वां दशक हिंदी कहानी के लिए युगांतकारी समय था। एक साथ कई युवा कहानीकारों ने अब तक चली आती कहानियों के रंग ढंग से अलग तरह की कहानियां लिखनी शुरू की, और देखते ही देखते कहानी की विद्या साहित्य जगत के केंद्र में आकर खड़ी हो गई। उस पूरे उत्थान को नाम दिया गया नई कहानी का आंदोलन। इस आंदोलन के बीच उभरी हुई प्रतिभाओं में शेखर जोशी का स्थान अंतम में है, यानी सबसे उच्चतम है। उनकी कहानियां नई कहानी आंदोलन के प्रगतिशील पक्ष का प्रतिनिधित्व करती है, और समाज का मेहनतकश और सुविधाहीन तबका जो उनकी कहानियों में जगह पाता है, निहायत सहज और आडंबरहीन का मतलब किसी प्रकार का आडंबर नहीं है उनमें, भाषा शैली में वे सामाजिक यथार्थ के बारीक नुक्तों को पकड़ते हुए प्रस्तुत करते हैं। बारीक नुक्त मतलब छोटी से छोटी चीज को पकड़ते हुए वो उसको प्रस्तुत करते हैं। उनके रचना संसार से गुजरते हुए समकालीन जनजीवन की बहुविध विडंबनाओं को महसूस किया जा सकता है। ऐसा करने में उनकी प्रगतिशील जीवन दृष्टि और यथार्थ बोध का बहुत बड़ा योगदान उसमें रहता है। शेखर जी की कहानियाँ, शेखर जी की जो कहानियाँ हैं विभिन्न भारतीय भाषाओं के अतिरिक्त अंग्रेजी, पोलिश और रूसी में को भी अनुदित हो चुकी है। मतलब उनका जो प्रसिद्ध कहानी का रूप है, यानी उनकी प्रसिद्ध कहानी दाजू पर चिल्ड्रंस फिल्म सोसाइटी द्वारा फिल्म का भी एक निर्माण हुआ है। अब ये उनकी जो अपन कहानी पढ़ेंगे गलता लोहा, शेखर जोशी की कहानी कला का एक प्रतिनिधित्व नमूना है। समाज की जातिगत विभाजन पर कई कोणों से टिप्पणी करने वाली यह कहानी इस बात का उदाहरण है कि शेखर जोशी के लेखन में अर्थ की गहराई का दिखावा और बड़बोलापन जितना ही कम है, वास्तविक अर्थ गांभीर्य उतना ही उसका अधिक है। लेखक की किसी मुखर टिप्पणी के बगैर ही पूरे पाठ से गुजरते हुए हम ये देख पाते हैं कि एक मेधावी किंतु निर्धन ब्राह्मण युवक मोहन किन परिस्थितियों के चलते उस मनोदशा तक पहुंचता है जहां उसके लिए जातीय अभिमान बेमानी हो जाता है। सामाजिक विधि निर्देशों को ताक पर रखकर मतलब उनको छोड़कर वह धनराम लोहार के ऑफर पर बैठता ही नहीं है, उसके काम में भी अपनी कुशलता दिखाता है। मोहन का व्यक्तित्व जातिगत आधार है ना, मोहन का व्यक्तित्व जिन जातिगत आधार पर निर्मित झूठे भाईचारे की जगह मेहनतकशों के सच्चे भाईचारे की प्रस्तावना का प्रतीत होता है। मानो लोहा गलकर एक नया आकार ले रहा है, और इसीलिए इसका नाम रखा गया है गलता लोहा। तो अब अपन अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं गलता लोहा। मोहन के पैर अनायास ही शिल्पकार के टोले की ओर मुड़ गए। उसके मन में किसी कोने में शायद धनराम लोहार के ऑफर की वह अनुकूल शेष थी। धनराम जो लोहार था उसने उसको ऑफर रखा था, तो वह पिछले 3-4 दिनों से दुकान की ओर जाते हुए दूर से सुनता रहा। निहाई पर रखे लाल गरम लोहे पर पड़ती हथौड़े की धप धप आवाज, ठंडे लोहे पर लगती चोट से उठता ठनकता स्वर, और निशाना साधने से पहले खाई निहाई पर पड़ती हथौड़ी की खनक, जिन्हें वह दूर से ही पहचान सकता था। एक लोहार के दुकान की तो ये सारी चीजें उस पर आएगी, तो वो उन आवाजों को पहचानता था। लंबे बैंट वाले हंसुए को लेकर वह घर से इस उद्देश्य से निकला था कि अपने खेतों के किनारे उगाई कांटेदार झाड़ियों को काटकर साफ कर देगा। बूढ़े बंशीधर जी के बूते का अब यह काम नहीं, बूढ़े व्यक्ति का ये काम नहीं है कि वो कर सके, तो वो ये सोचकर निकला था। यही क्या, जन्म भर जिस पुरोहिताई के बूते पर उन्होंने घर संसार चलाया, वह भी अब कैसे कहाँ कर पाते हैं। यजमान लोग उनकी निष्ठा और संयम के कारण ही उन पर श्रद्धा रखते हैं, लेकिन बुढ़ापे का जर्जर शरीर अब उतना कठिन श्रम और व्रत उपवास नहीं झेल पाता। सुबह सुबह जैसे उससे सहारे पाने की नीयत से ही उन्होंने गहरे निश्वास लेकर कहा था,
अब शरीर बूढ़ा हो गया तो वो काम अब उनसे नहीं हो पाता। तो अब आज गणनाथ जाकर चंद्रदत्त जी के लिए रूढ़ी पाठ करना था। अब बूढ़े हो गए, पंडिताई के काम से उन्होंने अपने घर का पालन पोषण किया, लेकिन अब बूढ़े होने पर उनसे इतना काम नहीं हो पाता और व्रत उपवास भी नहीं हो पाते। तो अब मुश्किल लग रहा है। यह 2 मील की सीधी चढ़ाई अब बूते की नहीं है। एक ना भी नहीं कहा जा सकता, कुछ समझ नहीं आता। यहाँ तक वो उसे कहते हैं, लेकिन पिताजी उसको कहते हैं कि अब जो पाठ करना है वो मेरे बस की बात नहीं है। 3-3 घंटे एक साथ पाठ करना, और जहाँ जाना है, जहाँ पाठ करने जाना है वो चढ़ाई के ऊपर का रास्ता मेरे बस की बात नहीं है। मोहन उनका आशय न समझता हो, ऐसी बात नहीं है। ऐसी बात नहीं है कि मोहन अपने पिता की बात नहीं समझता हो, लेकिन पिता की तरह ऐसे अनुष्ठान कर पाने की न उसे अभ्यास है और न ही वैसी गति। पिता की बातें सुनकर भी उसका मन भार हल्का करने के लिए कोई सुझाव नहीं देता। पिताजी उसको कहते हैं कि कैसे कर पाएंगे, लेकिन फिर भी वो उसका कोई उत्तर नहीं देता, ना ही कोई सुझाव देता है। जैसे हवा में बात कह दी गई हो वैसे ही अनुरति रह जाती है। वो बात जैसे उसके पिताजी ने कोई हवा में ही कह दी हो, वो अनुत्तरित रह जाती है, उसका कोई उत्तर उनको नहीं मिलता। पिता का भार हल्का करने के लिए वह खेतों की ओर चला, लेकिन हंसुए की धार पर हाथ फेरते हुए उसे लगा कि वह पूरी तरह कुंद हो चुकी है। कुंद मतलब जरी हुई हो चुकी है। धनराम अपने बाएं हाथ में धोखनी फूंकता हुआ बाएं हाथ में धोखनी फूंकता हुआ दाएं हाथ में भट्टी में गर्म होते लोहे को उलट पलट कर रहा था। वो उसे लोहार के सामने से गुजरता है तो वो भट्टी में लोहे को उलट पलट कर रहा था, और मोहन भट्टी से दूर हटकर एक खाली कनिस्तर के ऊपर बैठा उसकी कारीगरी को पार की निगाहों से देख रहा था। वो उसे देख रहा था कि वो कैसे काम कर रहा है। मास्टर त्रिलोक सिंह तो अब गुजर गए होंगे, मोहन ने पूछा। वो धनराम से पूछता है कि मास्टर त्रिलोक सिंह तो अब गुजर गए होंगे। वे दोनों अब अपने बचपन की दुनिया में लौट आए थे। धनराम की आंखों में एक चमक सी आ गई। वह बोला, माँ साहब भी क्या आदमी थे लल्ला, अभी पिछले साल ही गुजरे। सच कहूँ आखिरी दम तक उनकी छड़ी का डर लगा ही रहता था। दोनों हो होकर हंस दिए। कुछ क्षणों के लिए वे दोनों ही जैसे किसी बात बीती हुई दुनिया में लौट गए हों, अपनी पुरानी बातों को याद कर। गोपाल सिंह की दुकान से हुक्के का आखिरी कश खींचकर त्रिलोक सिंह स्कूल की चहर दीवारी में उतरते थे। यानी वो पहले गोपाल सिंह की दुकान पर आते और फिर वहां से वो जाते। थोड़ी देर पहले तक धमाचौकड़ी मचाते, उठा पटक करते और बांज के पेड़ों की टहनियों पर झूलते बच्चों को जैसे सांप सूंघ गया है। कड़े स्वर में पूछते, प्रार्थना कर ली तुम लोगों ने? वो जब जाते तो बच्चे जब खेलते रहते, उनके आते ही सब कुछ शांत हो जाता। ये जानते हुए कि यदि प्रार्थना हो गई होती तो गोपाल सिंह की दुकान तक उनका संवेद स्वर पहुंचता। ये बात उनको पता होती थी कि प्रार्थना अगर होती, स्टार्ट हो जाती या प्रार्थना कर ली होती तो आवाज़ वहां तक जाती, लेकिन फिर भी वो उससे पूछते। त्रिलोक से घूर घूर कर एक एक लड़के को देखते, फिर वही कड़कदार आवाज़, मोहन नहीं आया आज? उनका क्या चहेता शिष्य था, पुरोहित खानदान का कुशाग्र बुद्धि का बालक, पढ़ने में ही नहीं गायन में भी बेजोड़। जो मोहन उनके सामने बैठा है वो उसी की बात कर रहे हैं। त्रिलोक सिंह मास्टर ने पूरे स्कूल का मॉनिटर बना रखा था। वही सुबह सुबह हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए का पहला स्वर उठाकर प्रार्थना शुरू करता था। ये उसी मोहन की बात कर रहे हैं जो मोहन उनके सामने धनराम से बैठा बैठा बातें कर रहा है। मोहन को लेकर मास्टर त्रिलोक सिंह को बड़ी उम्मीदें थी। कक्षा में किसी छात्र का कोई सवाल न आने पर वही सवाल वे मोहन से पूछते और उनका अनुमान सही निकलता। मोहन ठीक ठीक उत्तर देकर उन्हें संतुष्ट कर देता और तब वे उस फिसड़ी बालक को दंड देने का भार मोहन पर डाल देते। कोई भी क्लास में कोई भी कोई क्वेश्चन पूछता, वो नहीं आता तो मास्टर किससे पूछते थे? मोहन से। पकड़ इसका कान और लगवा इसके 10 उठक बैठक, वे आदेश देते। धनराम भी उन अनेक छात्रों में से एक था जिसने त्रिलोक सिंह मास्टर के आदेश पर अपने हमजोली मोहन के हाथों कई बार बैत खाए थे या कान खिंचवाए थे। मोहन के प्रति थोड़ी ईर्ष्या रहने पर भी धनराम प्रारंभ से ही उसके प्रति स्नेह और आदर का भाव रखता था। इसका कारण शायद ये था कि बचपन से ही मन में बैठा दी गई थी जातिगत हीनता के कारण धनराम ने कभी मोहन को अपनी प्रतिद्वंदी नहीं समझा। यानी ये मन में उनके बचपन से ही भाव था कि भाई वो हमसे जाति में ऊंचे हैं।
वह इसे मोहन का अधिकार समझता रहा। बीच बीच में त्रिलोक सिंह मास्टर का यह कहना कि मोहन एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनकर स्कूल का और उसका नाम ऊंचा करेगा, धनराम के लिए किसी और तरह से सोचने की गुंजाइश ही नहीं रखता था, क्योंकि मास्टर जी जब उसकी बड़ाई करते तो वो उसके लिए कुछ भी और नहीं सोच पाता। और धनराम वह गांव के दूसरे खेतीहर या मजदूर परिवारों के लड़कों की तरह किसी प्रकार तीसरे दर्जे तक की स्कूल का मुंह देख पाया था। त्रिलोक सिंह मास्टर कभी कभार ही उस पर विशेष ध्यान देते। एक दिन अचानक ही उन्होंने पूछ लिया, धनुआ 13 का पहाड़ा सुना तो? वो अपनी बता रहे हैं, वो दोनों अपनी यादों में खोए हुए हैं। दोनों ही बच्चे बैठे हैं, मोहन और धनराम। मोहन जब खेत की तरफ जा रहा है तो वो धनराम की जो लोहार की दुकान है उसके आगे बैठ जाता है और अपने बचपन की यादों को याद कर रहे हैं। तब उसे याद आ रहा है कि मोहन अपनी क्लास का सबसे इंटेलिजेंट लड़का था और मास्टर जी जो थे वो उसकी बहुत तारीफ किया करते थे। 12 तक का पहाड़ा तो उसने किसी तरह याद कर लिया था, लेकिन 13 का ही पहाड़ा उसके लिए पहाड़ हो गया था। 13 एकम 13, 13 दूनी 24। सट्टाक एक संटी उसकी पिंडलियों पर माँ साहब ने लगाई थी कि वह टूट गई। गुस्से में उन्होंने आदेश दिया, जा नाले से एक अच्छी मजबूत संटी तोड़ कर ला, फिर तुझे 13 का पहाड़ा याद कराता हूँ। ये बचपन के वो दिन है जो वो अपने स्कूल के दिनों को याद कर रहे हैं। त्रिलोक सिंह मास्टर का यह सामान्य नियम था, सजा पाने वाले को ही अपने लिए हथियार भी जुटाना होता था। और जाहिर है बलि का बकरा अपने से अधिक मास्टर के संतोष को ध्यान में रखकर टहनी का चुनाव करता, ऐसे करता जैसे वह अपने लिए नहीं बल्कि किसी दूसरे को दंडित करने के लिए हथियार का चुनाव कर रहा हो। उसे हथियार भी खुद को ही लाने होते थे, क्योंकि गांव में हथियार क्या होते थे, पेड़ों की टहनियों की लकड़ियां, और उनकी बैंत बनाकर जोरदार उनको मारा जाता था। धनराम की मंदबुद्धि हो या मन में बैठा हुआ डर कि पूरे दिन गोटा लगाने पर भी उसे 13 का पहाड़ा याद नहीं हो पाया था। छुट्टी के समय जब माँ साहब ने उससे दोबारा पहाड़ा सुना तो कहा, तीसरी सीढ़ी तक पहुँचते पहुँचते वह फिर लड़खड़ा गया। लेकिन इस बार मास्टर त्रिलोक सिंह ने उसके लिए लाए हुए बैंत का उपयोग करने के बजाय जबान की चाबुक लगा दी। तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है, विद्या का ताप कहाँ लगेगा इसमें? क्योंकि वो लोहे का काम करता था, लोहार का बेटा था, इसलिए उन्होंने उसको जोरदार मारा और कहा, तेरे दिमाग में तो लोहा भरा पड़ा है। अपने थैले से 5-6 दरांतियाँ निकाल कर उन्होंने धनराम को धार लगा लाने के लिए पकड़ा दी। किताबों की विद्या का ताप लगाने की सामर्थ्य धनराम के पिता की नहीं है, यानी वो सारे दिन काम करता है तो कहाँ से वो पढ़ेगा, इसलिए उसने कहा कि तेरे दिमाग में तो लोहा भरा पड़ा है, तो किताबों की ताप कहाँ से लगाएगा। धनराम हाथ पैर चलाने लायक हुआ ही था कि बाप ने उसे धोखनी फूकने या सान लगाने के कामों में उलझाना शुरू कर दिया और फिर धीरे धीरे हथौड़े से लेकर घन चलाने की विद्या सिखाने तक लगा दिया। फर्क इतना ही था कि जहाँ मास्टर त्रिलोक से उसे अपनी पसंद का बैंत चुनने की छूट देते, वहाँ गंगाराम इसका चुनाव स्वयं करते थे और जरा सी गलती होने पर छड़, बैंत, हत्ता जो भी हाथ लग जाता उसी से अपना प्रसाद दे देते। यानी उसको बचपन से ही काम में लगा दिया गया था तो उसको पढ़ाई करने के लिए टाइम ही नहीं मिल पाता, और जब काम में मन पड़ जाता है तो फिर वो काम में लगा रहता है। एक दिन गंगाराम अचानक चल बसे तो धनराम ने सहज भाव से अपनी विरासत संभाल ली। एक दिन अचानक उसके पिताजी चले गए। अब चल बसे तो उसका जो सारा काम था दुकान का, लोहार का, वो सारा काम उसी पर आ पड़ा और आसपास के गांव वालों को याद नहीं रहा कि कब गंगाराम ऑफर को धनराम का ऑफर कहने लगे थे, यानी कब गंगाराम का जो काम था वो धनराम के नाम से जाना जाने लग गया। अब प्राइमरी स्कूल की सीमा लांघते ही मोहन ने छात्रवृत्ति प्राप्त कर त्रिलोक सिंह मास्टर की भविष्यवाणी को किसी हद तक सिद्ध कर दिया। प्राइमरी स्कूल होते ही उसको छात्रवृत्ति मिल गई क्योंकि वो होशियार था। तो जो त्रिलोक सिंह मास्टर जी उसकी बड़ाई करते थे कि वो एक दिन अच्छा बनेगा, बहुत पढ़ लिख कर कुछ बनेगा, तो वो उसकी बात पर उतरने लग गया। साधारण हैसियत वाले यजमानों की पुरोहिताई करने वाले बंशीधर तिवारी का हौसला बढ़ गया। उसके पिताजी जो केवल पुरोहिताई का काम करते थे, यानी पंडिताई का काम करते थे घर घर में जाकर, उनको भी बहुत खुशी मिली और उनका भी हौसला बढ़ गया और वे भी अपने पुत्र को पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाने का स्वप्न देखने लगे। पीढ़ियों से चले आते पैतृक धंधे में उन्हें निराश कर दिया। उनका धंधा पीढ़ियों से वो यही कर रहे थे कि पंडिताई का काम था, लेकिन उन्हें भी इस चीज़ से निराशा हुई।
दान दक्षिणा के बूते, यानी वो ये नहीं चाहते थे कि मेरा बेटा इसी काम में जाए और वो उसे पढ़ा लिखा कर कुछ बड़ा बनाना चाहते थे। वो ये मानते थे दान दक्षिणा से काम नहीं चलता। इस तरह तो परिवार का आधा पेट भर पाते हैं, यानी परिवार की पूर्ण पूर्ति नहीं होती। इस तरीके से तो परिवार का आधा ही पेट भरता है। मोहन पढ़ लिख कर वंश का दारिद्र्य मिटा दे, यह उनकी हार्दिक इच्छा थी। वो ये चाहते थे कि वो पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन जाए और परिवार का दरिद्रता है वो समाप्त हो जाए। लेकिन इच्छा होने पर भी वे सब कुछ नहीं हो पाता था। ये बहुत इच्छा थी लेकिन फिर भी सब कुछ नहीं हो पाता था। आगे की पढ़ाई के लिए जो स्कूल था वह गांव से 4 मील दूर था। 2 मील की चढ़ाई के अलावा बरसात के मौसम में रास्ते में पड़ने वाली नदी की समस्या अलग थी। यानी आगे की पढ़ाई के लिए गांव से दूर जाना पड़ता था और उसमें बीच में 2 मील की चढ़ाई थी, और चढ़ाई के अलावा बरसात के मौसम में रास्ते में पड़ने वाली नदी की समस्या थी। बरसात के मौसम में वहाँ नदी बन जाती थी और उसकी भी समस्या थी। तो भी बंसीधर ने हिम्मत नहीं हारी और लड़के का नाम स्कूल में लिखा दिया। बालक मोहन लंबा रास्ता तय कर स्कूल जाता और छुट्टी के बाद थका मांदा घर लौटता तो पिता पुराणों की कथाओं में विद्या व्यसनी बालकों का उदाहरण देकर उसे उत्साहित करने की कोशिश करते। इतनी दूर जाना और फिर आना तो वो थक जाता था। आता तब भी उसके पिता उसका बहुत उत्साहवर्धन करते थे, लेकिन फिर भी शरीर की थकान उसे बहुत थका देती थी। वर्षा के दिनों में नदी पार करने की कठिनाई को देखते हुए बंसीधर ने नदी पार के गांव में एक यजमान के घर पर मोहन का डेरा तय कर दिया। घर के अन्य बच्चों की तरह मोहन खा पीकर स्कूल जाता और छुट्टियों में नदी उतार पर होने पर गांव लौट आता। संयोग की बात, एक बार छुट्टी के पहले दिन जब नदी का पानी उतार पर ही था और मोहन कुछ घरिसाइयों के साथ नदी पार कर घर आ रहा था तो पहाड़ी की दूसरी ओर भारी वर्षा होने के कारण अचानक नदी का पानी बढ़ गया। पहले नदी की धारा में झाड़ खंखाड़ और पात पतेल आने शुरू हुए। अनुभवी घसियारों ने तेजी से पानी को काटकर आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन किनारे पहुंचते पहुंचते मटमेले पानी का रेला उन तक आ पहुंचा और वे लोग किसी प्रकार सकुशल पार पहुंचने में सफल हो सके। इस घटना के बाद बंशीधर घबरा गए और बच्चे के भविष्य को लेकर चिंतित रहने लगे। नदी बरसात के समय में नदी भर आती थी, तो इस नदी की समस्या से उन्होंने मोहन के लिए जो नदी पार गांव था वहीं किसी के यहाँ जो पंडिताई का काम करते थे उनके यहाँ उसका रहना तय किया। जब नदी चढ़ाव पर रहती तो वो वहाँ रहता और जब नदी उतार पर हो जाती तो वो गाँव गो लौट आता था। एक दिन वो अचानक ऐसे लौट रहा था तो दूसरी तरफ जो नदी के दूसरी तरफ पहाड़ी की दूसरी तरफ तेज वर्षा हुई और बारिश से वो अचानक से नदी का पानी बढ़ गया और एकदम से नदी का पानी बढ़ने से उनको समस्या हुई। किसी तरीके से वो उस दिन बच के निकल के आ तो गए, लेकिन इस घटना ने उसके पिता को चिंतित कर दिया और बिरादरी के एक संपन्न परिवार का युवक रमेश उन दिनों लखनऊ से छुट्टियों में गांव आया हुआ था। बातों बातों में बंशीधर ने मोहन की पढ़ाई के संबंध में उससे अपनी चिंता प्रकट की तो उसने न केवल अपनी सहानुभूति जतलाई बल्कि उन्हें सुझाव दिया कि वे मोहन को उसके साथ लखनऊ भेज दें। घर में जहाँ 4 प्राणी हैं, एक और बढ़ जाने में कोई अंतर नहीं पड़ता, बल्कि बड़े शहर में रहकर वह अच्छी तरह पढ़ लिख सकेगा। तो एक दिन उन्होंने अपने बिरादरी के एक परिवार के लड़के के साथ उसकी चर्चा की जो लखनऊ से आया था, तो वहाँ उसको भेजने के लिए उन्होंने उसके सामने उसने प्रस्ताव रखा कि आप उसको वहाँ भेज दें। बंशीधर को जैसे रमेश के रूप में साक्षात भगवान मिल गए हो। उनकी आंखों में पानी छलछलाने लगा। भरे गले से वे केवल इतना ही कह पाए कि बिरादरी का यही सहारा होता है। उन्होंने उसको बहुत सहानुभूति से लिया। छुट्टियां शेष होने पर रमेश वापस लौटा तो माँ बाप और अपनी गांव की दुनिया से बिछुड़कर सहमा सहमा सा मोहन भी उसके साथ लखनऊ आ पहुंचा। अब मोहन की जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू हुआ। वो लखनऊ चला गया उसके साथ। घर की दोनों महिलाएं जिन्हें वह चाची और भाभी कहकर पुकारता था का हाथ बटाने के अलावा धीरे धीरे वह मोहल्ले की सभी चाची और भाभियों के लिए भी काम काज में हाथ बटाने का साधन बन गया। मोहन थोड़ा दही ला तो बाजार से, मोहन ये कपड़े धोबी को दे आ तो मोहन 1 किलो आलू ला दे। औसत दफ्तरी बड़े बाबू की हैसियत वाले रमेश के लिए मोहन का अपना भाई बिरादरी बतलाना अपने सम्मान के विरुद्ध जान पड़ता था। यानी जो जिनके यहाँ वो गया था हैसियत वाले रमेश के लिए वो दफ्तरी में बाबू था और वो उसे अपनी बिरादरी का बताए ये उसके सम्मान के विरुद्ध था और उसे घरेलू नौकर से अधिक हैसियत वह नहीं देते थे। वो उसको ले तो आए थे लेकिन वहाँ वो उसको अपनी बिरादरी का अपना बराबर का बताकर अपना सम्मान कम नहीं कराना चाहते थे, इसलिए वो उसे घरेलू नौकर का स्थान देते थे।
इस बात को मोहन भी समझने लगा था। थोड़ी बहुत हिला हवाली करने के बाद रमेश ने निकट के ही एक साधारण से स्कूल में उसका नाम लिखवा दिया, लेकिन एकदम नए वातावरण और रात दिन के काम के बोझ के कारण गांव का वह मेधावी छात्र शहर के स्कूली जीवन में अपनी कोई पहचान नहीं बना पाया। उसका जीवन एक बंदी बंधाई लीक पर चलता रहा। उसको एक साधारण से स्कूल में भर्ती करा दिया, लेकिन वहाँ इतना काम का बोझ था कि वो अपना स्थान नहीं बना पाया। साल में एक बार गर्मियों की छुट्टियों में गांव जाने का मौका भी तभी मिलता जब रमेश या उसके घर का कोई प्राणी गांव जाने वाला होता, वरना उन छुट्टियों को भी अगले दर्जे की तैयारी के नाम पर उसे शहर में ही गुजार देना पड़ता। अगले दर्जे की तैयारी का बहाना भरती। सवाल रमेश और उसकी गृहस्थी की सुविधा असुविधा का था। मोहन ने परिस्थितियों से समझौता कर लिया, क्योंकि और कोई चारा भी नहीं था। घर वालों को अपनी वास्तविक स्थिति बतलाकर वह दुखी नहीं करना चाहता था, और बंसीधर उसके सुनहरे भविष्य के सपने देख रहा था। उसके पिता उसके लिए बहुत अच्छा भविष्य का सपना देख रहे थे। वो ये बात उसको कहकर उनकी इच्छाओं को भी समाप्त नहीं करना चाहता था, इसलिए वो जैसा माहौल था उसमें उसी तरीके से घुल रहा था। 8वीं कक्षा की पढ़ाई समाप्त कर छुट्टियों में मोहन गांव आया हुआ था। जब वह लौटकर लखनऊ पहुंचा तो उसने अनुभव किया कि रमेश के परिवार के सभी लोग जैसे उसके आगे की पढ़ाई के पक्ष में नहीं है। बात घूम फिर कर जिस ओर से उड़ती वह उसी मुद्दे पर जरूर खत्म हो जाती। हजारों लाखों BA MA मारे मारे फिर रहे हैं, ऐसी पढ़ाई से अच्छा तो आदमी कोई हाथ का काम सीख ले। रमेश ने अपने किसी परिचित के प्रभाव से उसे एक तकनीकी स्कूल में भर्ती करा दिया। मोहन की दिनचर्या में कोई विशेष अंतर नहीं आया। वह पहले की तरह स्कूल और घरेलू काम में व्यस्त रहता था। धीरे धीरे 1.5-2 वर्ष का ये समय भी बीत गया और मोहन अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए कारखानों और फैक्ट्रियों के चक्कर लगाने लगा। तो यहाँ तक अपन ने इस चैप्टर को पढ़ लिया कि मोहन एक गांव का लड़का है और उसके पिताजी वो बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है, इसलिए उसके पिताजी चाहते हैं कि वो पढ़ लिख कर कुछ बड़ा बने। इसलिए वो अपने ही बिरादरी के एक परिवार के साथ उसको शहर भेज देते हैं। वहाँ शहर में वो लोग उसे अपने बराबर का दर्जा नहीं देते। वो ये मानते हैं कि ये हमारा एक घरेलू नौकर है और वो उससे अपने घर के कामों में उससे काम करवाते हैं। समय बीत जाता है, 2 साल निकल जाते हैं और वो उसे एक तकनीकी स्कूल में डाल देते हैं। उसकी पढ़ाई के विषय में उनके लिए आगे कोई इतनी सुविधा नहीं है। अब वो तकनीकी स्कूल में भर्ती होकर कारखानों के और फैक्ट्रियों के चक्कर लगाएगा, इसलिए वो आज उसी स्थिति पर है जिस स्थिति पर उसके पिता उसको गांव में होने के कारण पूर्ण सुविधा नहीं देने की स्थिति में ये सोच रहे थे। तो आज वही स्थिति वहाँ है। अब इसके आगे का चैप्टर अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। आप यहाँ तक आज रिवीजन करना ताकि आपको ये समझ में आ जाए।